सभागार में एकत्रित हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं और निर्णायक मंडल में 4 साथी हैं। ये सर्वप्रथम मैं 2 आदमियों को एक ही साथ, प्रोफेसर नीलांबू जी को और विभा कुमारी जी को हार्दिक धन्यवाद बधाई। बहुत दिनों के बाद इस सभागार में एक कार्यक्रम हुआ। कई बार हम लोग जन संस्कृति मंच की ओर से साहित्यिक कार्यक्रम कर चुके हैं। तो इस बार नीलांबू जी का जो उत्साह जिस पैमाने पर उसको करना था उस पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन इनकी पहलकदमी की मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ। है उपलब्धियाँ हैं, ये व्यक्तिगत रूप से हम सभी महसूस करते हैं। पिछले वर्ष तो मैं जीत में आ गया था कि 31 जुलाई को विशेषकर मैंने चुन लिया था कि कोई कॉलेज हो या कोई स्कूल, उसमें प्रेमचंद की जयंती मनाऊंगी। उस समय पत्रकार ज्ञानेंद्र मुंदन सिन्हा थे और सामाजिक एक्टिविस्ट सुशील कुमार जी थे, रामनाथ ठाकुर थे। इन लोगों के हिसाब से इंग्लिश स्कूल है, उसमें हम लोगों ने मनाया था। उसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें बड़ा मजेदार एक प्रसंग प्रेमचंद जयंती पर इसलिए वो स्कूल के निदेशक थे, उनके भी बच्चे कुछ इससे ज़्यादा थे, लेकिन किसी को प्रेमचंद के बारे में कुछ मालूम नहीं था। और मैं प्रेमचंद को घर घर पहुँचाने के लिए आग्रही कि हर घर में, ये घर छोड़ बात करके नहीं, हर घर में लोग प्रेमचंद को जाने। ये हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, हमारा एक सांस्कृतिक हब है। यहाँ भोजपुरी, हिंदी, उर्दू एक परंपरा रही है और आज हम लोग इस विराम। मजेदार बात यह है कि निदेशक महोदय ने कहा, पहला वाक्य, जब तक मेरी स्मरण शक्ति रहेगी तब तक याद रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद बहुत बड़े कवि थे। कवि का बहुत व्यापक लगा दिया। निदेशक संचालक निदेशक कह रहा है प्रेमचंद बहुत बड़े कवि थे। के बाद मैंने सोचा कि इसका एक पक्ष ये भी है कि ये जो मैं चाहता था वो तो हो ही गया, इसीलिए जो मैं चाहता था इस स्कूल में कराऊं वो नहीं बना। हाँ, इसकी कितनी जरूरत है मनाने, तो ये सब ने प्रमाण कर दिया। इस बार नीलांबू जी से लगा था और एक आपको याद होगा कि मेरे सिवा कोई उनके व्हाट्सएप पर मैसेज दे रहे थे, मैं और ये बात कर रहा था। वजह आ रहा था, हम कुछ बोल नहीं रहे थे, उसमें कुछ जो बोल मजा ही आ रहा था कि हमारे 3 संगठन हैं और ये एक युवा उच्च शिक्षा प्राप्त जेएनयू से, और इससे हम जागरूक करने के लिए यह व्हाट्सएप है, लेकिन इस युवक का कोई जवाब नहीं दे रहा था, कुछ नहीं। अरे वो विरोध कर रहा हूँ इससे भी उत्साह बदल होगा। ये छोटा सा कमेंट हो, आप कह रहे हैं नीलांबू जी या कथित नहीं, आप बोलिए तो क्या कर रहे हैं इस बात में चलेगा। हम सब बात करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं क्या बात करते हैं, ये ठीक है। अरे ये मेन्यू नहीं लिखे, अरे मेन्यू छूट गया सर, क्या होगा आपके ऊपर कर सकते हैं। आप ये सोचिए, दिल को टटोलिए, क्यों नहीं कमेंट कर रहे? आप इतना व्यस्त हैं, बाप रे बाप, पता नहीं सांस ले पाते हैं।
लेते हैं सांस की नहीं लेते, दिक्कत होती होगी सांस लेने में, जरूर कठिनाई होती, सांस लेते तो जरूर कमरे को देते है। ये विषय आपने जो रखा है प्रेमचंद को जानना तो बहुत ही आवश्यक है। साहित्य के बिना हम अधूरे, साहित्य को जानना ही हो। हम समाज में जितनी हमारी भौतिक प्रगति हो जाए, आर्थिक प्रगति हो जाए, सांस्कृतिक प्रगति के बिना हम अधूरे हैं, कुछ नहीं, पशु से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर इस पशुवत आचरण है हमारे, जो समाज में जितना संतुलन है, स्त्रियों पर जितने हमले, समाज के कमजोर वर्गों पर जितने हमले, क्या सांस्कृतिक प्रगति के बगैर और बगैर प्रेमचंद को पढ़े बगैर आपकी चेतना समृद्ध होगी, आपकी संवेदना समृद्ध होगी? संभव ही नहीं है। बात छोटा है, इसमें कोई बात नहीं है, बातों का नाम भूल जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को, मैं तो निर्मल वर्मा को पढ़ रहा था कि निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद के उपन्यासों पर क्या योगदान किया। योगदान को गाय समझते हैं, भारतीय संस्कृति में गाय है, लेकिन गाय है वो क्या है? गाय एक संपत्ति है, प्रेमचंद की तरह है। और छोटे किसान के लिए आप सारा साल में को पालन है, और गाय उनकी आजीविका की आधार है। गाय से उनका जीवन चलता है। कहीं भी प्रेमचंद ने गोदान को आध्यात्मिक रूप से कभी नहीं समझा, वो एक अर्थव्यवस्था के अंग के रूप में देखा। लेकिन आप निर्मल वर्मा को देख लीजिए, निर्मल वर्मा ने किस तरह से प्रेमचंद का विरोध किया। गाय को गोदान बनाया, पूरी गोदान के लिए जीवित था, वो को गोदान बनाते थे और उसी पर सारा खेल करते थे। तो समय कम है, लेकिन आप निर्मल वर्मा को अवश्य पढ़िए कि निर्मल वर्मा प्रेमचंद को किस तरह से ध्वस्त करते हैं। और जो मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा, वो प्रेमचंद के बारे में लिखते हैं, मालती के बारे में, कि प्रेमचंद के विचार मालती की लेखक हर रचना में उपस्थित रहता है। तो प्रेमचंद की उपस्थिति, मालती के जो विचार हैं जीवन के बारे में, डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, तक विश्वम है कि मालती ही उनके विचार की बात है। रामविलास शर्मा मीनाक्षी मुखर्जी भी हैं, वो लिखती है कैसे। तो इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं ऐसा अच्छा बोलते हैं, प्रोफेसर लोगों को बोलेंगे तो अच्छा बोलते हैं। 40 साल को पढ़ाएंगे, काफी गहरा अध्ययन देना था। लेकिन स्त्रियों के बारे में कैसे चित्रण करते हैं, ऐसा विषय रखा है। तो इसी बात पर ध्यान दे रहे कि प्रेमचंद में गोदान के प्रसंग पर केंद्रित करूंगा, मैं कहानियों पर केंद्रित नहीं करूंगा। तो साहित्य है, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, 2 घंटे बोलते रहिएगा नहीं। दलित स्त्री या स्त्री, कोई स्त्री, भारत की स्त्री 3 तरह से प्रताड़ित थी। एक तो औपनिवेशिक निवेशवाद था, साम्राज्यवादी ताकतें महान, और एक तो पितृसत्तात्मक, घर में ही अनुकूलन था स्त्रियों का। पढ़ाया जा रहा था कि तुम्हारा काम क्या, पति की सेवा, शिक्षा के लिए नहीं। पति अगर कुष्ठ रोगी हो तो स्त्री का धर्म है कि
कंधे पर चढ़ा करके जैसे कोठे पर पहुंचा और वहां वो मौज कर लें तो कंधे पर चढ़ा के वापस ये शिक्षा नारी की। आप कहेंगे प्रेमचंद ने लड़ते हुए नहीं दिखाया। धनिया क्या बोलती है, पूरी अहित परिवार है, जादव परिवार है, पति क्या समझते हो? घर में पति पत्नी के बीच में तुम नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा तो कौन ऐसा दंपति है तो कहेगी कभी नहीं हम करे। लेकिन कन्या को अपने श्रम पर, अपने जानवर पर विश्वास है, पूरी को भी चुनौती देती, ऐसा मत करो। और एक और कभी भूल जाता हूँ, इसलिए क्या किया, उस पंक्ति को सुना देता हूँ। 2-3 पंक्ति है, 2-3 पंक्तियां भूल जाता हूँ, इसमें से सुना दूंगा तो ज्यादा तब बात करें। काम करते हैं तो उसमें धनिया है, सीरिया है, है, झुमिया है, गोबर की पत्नी मालती है और लड़का साहब है, और ये राय साहब की बेटी है मीनाक्षी। आप पति की स्त्रियां लड़ती नहीं है, प्रेमचंद की स्त्रियां लड़ती नहीं है। राय साहब की बेटी जब मीनाक्षी को देखी, दिग्विजय सिंह की वो पत्नी है, दिग्विजय सिंह में आस आदमी है, राजा। और मीनाक्षी जब अंदर उठाती है और जब मौज मस्ती में राजा जी मस्त है तो उसी हॉल में चली जाती है और वो हंटर से मारती है दिग्विजय सिंह को, राजा जी को। एक बार ठीक से गुनाह कर दीजिए, कैसे मारती है आपको, लड़ती हुई स्त्रियां नहीं मिलती। आश्चर्य है भाई, कैसे नहीं मिली। और दुनिया कैसे लड़ती है, ये स्त्रियां किस तरह से लड़ती हैं। और एक और स्त्री की बात बिगुड़ी को है, तो दादा की और माता की दोनों को एक वर्णाश्रम से भी लड़ने की वर्णाश्रम व्यवस्था है, उससे प्रेमचंद लड़ते हैं। और प्रेमचंद देशज आधुनिकता के ही प्रतीक थे। जब तक स्त्री शिक्षा नहीं होगी, स्त्री पितृसत्ता से लेकर के बाहर नहीं आएगी, तब देश में आधुनिकता क्या होगा, देश और समाज आधुनिक क्या बनेगा। तो उसको ये दिखाते हैं कि किस तरह से ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जब आप वर्णवाद को मानते हैं, जब अवतार को मानते हैं, तब आप आधुनिक नहीं है। और बुद्ध ने ही अवतार को नकारा, वर्णाश्रम का विरोध किया। और वर्णाश्रम का विरोध किस तरह से करते हैं प्रेमचंद। तो दादाजी का बेटा माताजी ब्राह्मण है, वो प्यार करता है सीरिया से, लेकिन सीरिया का शोषण तो करता है और दादाजी भी करता है। सीरिया से शारीरिक संबंध भी रखते हैं और सिर्फ खाना पे देते हैं, उस आदमी को रोटी नहीं देते। मजबूत है सीरिया। और सीरिया और वे लोग समाज को कहते हैं कि अगर इसके साथ तुम रहते हो और इसका दैहिक शोषण करते हो तो इसे पत्नी के रूप में रखो। लेकिन सीरिया भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था और नाश्रम व्यवस्था से अनुकूलित है, वो विरोध नहीं करती है। वो कहती है कि कुछ नहीं है, खाली इसका साथ रहे, मगर मैं इसके लिए जीवन को करूंगी। ये अनुकूलन है और नाश्रम व्यवस्था के साथ उसका अनुकूलन है। लेकिन जो चमड़ोली है, वे लोग पटक करके माता जी के मुंह में हाथी बुझा देते हैं और तब वो अपनी व्यवस्था से ब्राह्मण टोली से वो निष्कासित करते हैं, उनको ये समाज बनाते हैं।
अनुकूलन, उस बात को सोचिए कि प्रेमचंद किस तरह से एक नैरेटिव, एक प्रत्याख्यान, वर्णाश्रयी व्यवस्था का प्रत्याख्यान करते हैं। उदाहरण एक अनुकूलन की स्थिति के बारे में है, इसके बाद ये कह करके और हम चाहते हैं कि राय साहब को सुने, बहुत समय ज्यादा हो गया है, लेकिन उसको जरा सुनाना चाहिए। उसको मैं बधाई देता हूँ, उसको पढ़ के आए इस नाम पर एक नौकरी बात है, नौकरी बात है, ये बार बार हमारा ये भूटान की नौकरी ग्रामीण पृष्ठभूमि में स्त्री प्रसंग का विभिन्न आयाम प्रस्तुत करती है। सीमित संदर्भों में उसे विस्मार्ती का ग्रामीण संस्करण भी माना जा सकता है। विस्मार्ती मैरिज है,